नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतनाथ की इस रहस्यमयी कथा में। पिछले बयान में आपने सुना कि कैसे नकली प्रभाकर सिंह भोला सिंह को धोखा देकर इंदुमती को भूतनाथ की घाटी से ले जाता है। इस बयान में आपको असली प्रभाकर सिंह का हाल पता चलेगा, तो चलिए सुनते हैं। पहला भाग, चौथा बयान। अब हम यहाँ पर कुछ हाल प्रभाकर सिंह का लिखना जरूरी समझते हैं। पहले बयान में हम लिखाए हैं कि प्रभाकर सिंह इंदुमती और गुलाब सिंह को लेकर भूतनाथ अपनी घाटी में गया, तो रास्ते में सुरंग के अंदर से एकाएक प्रभाकर सिंह गायब हो गए। अस्तु इसी जगह से हम प्रभाकर सिंह का हाल लिखना शुरू करते हैं। जब भूतनाथ उन लोगों को साथ लिए हुए सुरंग में गया और कुछ देर जाने के बाद चौमुहानी पर पहुंचा, तो रास्ते का हाल बताकर कुछ आगे चलने के बाद भूतनाथ ने मोमबत्ती बुझा दी और उसे यही ख्याल रहा कि हमारे तीनों मेहमान हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, मगर वास्तव में ऐसा न था। चौमुहानी से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद किसी ने प्रभाकर सिंह के दाहिने मोढे पर अपना हाथ रखा, जो सबके पीछे पीछे चले जा रहे थे। प्रभाकर सिंह ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा, मगर अंधकार में कुछ भी दिखाई न दिया। हाँ, एक हल्की सी आवाज़ यह सुनाई पड़ी, ठहरो और जरा मेरी बात सुनकर तब आगे बढ़ो। ठहरे या ना ठहरे, भूतनाथ को रोके अथवा चुप रहे, इत्यादि सोचते हुए प्रभाकर सिंह कुछ ही देर रुके थे कि उनके कान में पुनः एक बारीक आवाज़ आई, घबराओ मत, जरा सा रुककर सुनते जाओ कि अब तुम कैसी आफत में फंसना चाहते हो और उससे छुटकारा पाने की क्या तरकीब है। इन शब्दों ने प्रभाकर सिंह को और भी रोक लिया और वह कुछ झिटके से रहकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। इतने में ही पिछली तरफ से रोशनी मालूम हुई, जो उसी चौराहे पर थी जिसे ये लोग पीछे छोड़कर कुछ आगे बढ़ाए थे। उस रोशनी में दो औरतें दिखाई पड़ी और ये भी मालूम पड़ा कि जिसने प्रभाकर सिंह के मोढ़े पर हाथ रखकर उन्हें रोका, वह भी एक औरत ही है, जो अब कुछ पीछे हटकर इन्हें पुनः अपनी तरफ बुला रही है। यद्यपि इस कार्रवाई में बहुत थोड़ी देर लगी, तथापि इसी बीच में उस अनूठी और पेचीली सुरंग में गुलाब सिंह और इंदुमती को लिए हुए भूतनाथ इतना आगे बढ़ गया था कि न तो वह इन दोनों की बात ही सुन सका और न चौमुहानी वाली रोशनी ही उस पर पड़ी। कुछ वर्तमान और कुछ भविष्य को सोचते हुए प्रभाकर सिंह अटके और उन औरतों से, जो कम उम्र, नाजुक और सुंदर थी, डरना व्यर्थ समझकर चौमुहानी की तरफ मुंह कर उन औरतों की तरफ चले जिसने इन्हें रोका था। इन तीनों औरतों का नक्शिक बयान करने और इनकी खूबसूरती के बारे में लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतना ही कहना काफ़ी है जितना कह आए हैं, अर्थात तीनों कम उम्र थी, नाजुक थी, सुंदर थी और भड़कीली पोशाक पहरे हुए थी। जब चौमुहानी पर पहुँचे तो उन दोनों औरतों में से एक ने, जो पहले ही वहाँ खड़ी थी, प्रभाकर सिंह का हाथ पकड़ लिया और कहा, भूतनाथ ने जरूर आपको कहा होगा कि चौमुहानी से उसके घर का रास्ता छोड़कर बाकी दोनों तरफ जाना खतरनाक है, मगर नहीं, वह बिल्कुल झूठा है। आप जरा इधर आइए और देखिए मैं आपको कैसा अनूठा तमाशा दिखाती हूँ। इतना कहकर दोनों, बल्कि तीनों औरतों प्रभाकर सिंह को सुरंग के उस रास्ते में ले चली जिधर जाने के लिए भूतनाथ ने मना किया था। हम नहीं कह सकते कि क्या सोच समझकर प्रभाकर सिंह ने इन औरतों की बात मान ली और भूतनाथ की नसीहत पर कुछ भी ध्यान न दिया अथवा भूतनाथ का साथ छोड़ दिया। क्या संभव है कि वे तीनों औरतों को पहले से पहचानते हो? लगभग 15 या 20 कदम जाने के बाद तीसरी औरत ने, जिसके हाथ में रोशनी थी, नखरे के साथ हाथ से मोमबत्ती गिरा दी, जिससे अंधकार हो गया। उसने यही जाहिर किया कि ये बात धोखे में उससे हो गई। इसके बाद उस औरत ने इनका हाथ छोड़ दिया। प्रभाकर सिंह अटक कर कुछ सोचने लगे और बोले, जो हुआ सो हुआ, अब रोशनी करो तो मैं आगे तुम्हारे साथ बढ़ूं, नहीं तो पीछे की तरफ मुड़ जाऊंगा।
मगर उनकी इस बात का किसी ने भी जवाब न दिया। आश्चर्य के साथ प्रभाकर सिंह ने पुनः पुकारा, मगर फिर जवाब न मिला, मानो वहाँ कोई था ही नहीं। आश्चर्य और चिंता के शिकार प्रभाकर सिंह कुछ देर तक खड़े सोचने के बाद अफसोस करते हुए पीछे की तरफ लौटे, मगर अपने ठिकाने न पहुंच सके। 8 ही 10 कदम पीछे हटे थे कि दीवार से टकराकर खड़े हो गए और सोचने लगे, हैं, यह क्या मामला है? अभी अभी तो हम लोग इधर से आ रहे हैं, फिर ये दीवार कैसी? रास्ता क्यों कर बंद हो गया? क्या अब इस तरफ का रास्ता बंद ही हो गया? इत्यादि। वास्तव में पीछे फिरने का रास्ता बंद हो गया था, मगर अंधेरे में इस बात का पता नहीं लग सकता था कि ये कोई दीवार बीच में आ पड़ी है या किसी तरह के तख्ते या दरवाजे ने बगल से निकलकर रास्ता बंद कर दिया, अथवा क्या है। जो भी हो, प्रभाकर सिंह को निश्चय हो गया कि अब पीछे की तरफ लौटना असंभव है। अस्तु यही अच्छा होगा कि आगे की तरफ बढ़े, शायद कहीं उजाले की सूरत दिखाई दे, तब जान बचे। आह, मैं इन औरतों को ऐसा नहीं समझता था, और इस बात का स्वप्न में भी गुमान नहीं होता था कि ये मेरे साथ दगा करेगी। लाचार प्रभाकर सिंह अंधेरे में अपने दोनों हाथों को फैलाकर टटोलते हुए आगे की तरफ बढ़े, मगर बहुत धीरे धीरे जाने लगे, जिससे किसी तरह का धोखा ना हो। रास्ता पेचीला और ऊंचा था तथा आगे की तरफ से तंग भी होता जाता था। 250-300 कदम जाने के बाद रास्ता इतना तंग हो गया कि एक आदमी से ज़्यादा के चलने की जगह न रही। कुछ आगे बढ़ने पर रास्ता खत्म हुआ और एक बंद दरवाजे पर हाथ पड़ा। धक्का देने से यह दरवाज़ा खुल गया और प्रभाकर सिंह ने चौखट के अंदर पैर रखा। 2 ही कदम जाने के बाद ये दरवाज़ा पुनः बंद हो गया और साथ ही इसके आसपास की सफ़ेदी पर भी प्रभाकर सिंह की निगाह पड़ी, जो उनके सामने की तरफ बढ़ती हुई मालूम पड़ती थी। लगभग 25-30 कदम जाने के बाद प्रभाकर सिंह खो के बाहर निकले और तब उन्होंने अपने को एक सरसब्ज पहाड़ी की ऊंचाई पर किसी गुफा के बाहर खड़ा पाया। इस समय सवेरा हो चुका था और पूरब की तरफ पहाड़ी की चोटी के पीछे सूरज की लालिमा दिखाई दे रही थी। प्रभाकर सिंह ने अपने को ऐसे स्थान में पाया जिसे एक सुंदर और सुहावनी घाटी कह सकते हैं। ये घाटी त्रिकोण अर्थात 3 तरफ से पहाड़ के अंदर दबी हुई थी और जमीन के बीचों बीच में एक सुंदर बंगला बना हुआ था, जो इस जगह जहाँ से प्रभाकर सिंह खड़े थे लगभग 1/4 कोस की दूरी पर पहाड़ के नीचे की तरफ था। प्रभाकर सिंह वहां पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करने लगे, मगर सुबीते से उतर जाने के लिए लायक कोई पगडंडी नजर न आए। तथापि प्रभाकर सिंह हतोत्साह न हुए और किसी न किसी तरह से उद्योग करके नीचे की तरफ उतरने ही लगे। वे सोच रहे थे कि देखे हमारा दिन कैसे कटता है, किस ग्रह दशा के फेर में पड़ते हैं, किसका सामना पड़ता है और खाने पीने के लिए क्या चीज़ मिलती है, अथवा यहाँ से निकलने का रास्ता ही क्यों कर मिलता है। उस बंगले तक पहुँचने में प्रभाकर सिंह को 2 घंटे से भी ज़्यादा देर लगी। पहाड़ की चोटियों पर धूप अच्छी तरह फैल चुकी थी, मगर बंगले के पास धूप का नाम निशान नहीं था। बंगले के दरवाजे पर 2 जवान लड़के पहरा दे रहे थे, जिन्होंने प्रभाकर सिंह को रोका और पूछा, तुम यहाँ क्यों कर आए? इसके जवाब में प्रभाकर सिंह ने क्रोध में आकर कहा, जिस तरह हम आए हैं वह जरूर तुम्हें मालूम होगा, और ज़रूर वे तीनों कमबख्त औरतें भी इसी बंगले के भीतर होगी, जिन्होंने मुझे धोखा देकर गुमराह किया है। तुम जाओ, उन्हें इत्तला दो कि प्रभाकर सिंह आ पहुँचे हैं। उन दोनों पहरे वालों ने प्रभाकर सिंह की बात का कुछ भी जवाब ना दिया। प्रभाकर सिंह गुस्से में आकर कुछ कहा ही चाहते थे कि उनकी निगाह एक मौलसिरी के पेड़ के ऊपर के हिस्से पर पड़ी, जो इस बंगले के चारों तरफ कोनों पर 4 मौलसिरी के बड़े बड़े दरख्त में से एक था। ये पेड़ इस समय खूब ही हरे भरे थे और उनके फूलों से वहाँ की जमीन ढक रही थी।
तथा खुशबू से प्रभाकर सिंह का दिमाग मुअत्तर हो रहा था। जिस मौलसिरी के पेड़ के ऊपर प्रभाकर सिंह की निगाह पड़ी, उसके ऊपरी हिस्से में रेशमी डोर के साथ एक हिंडोला लटक रहा था, जो झुकी हुई डालियों की आड़ में छिपा था। जब पत्तियां हटती थी तो उस हिंडोले पर एक सुंदर औरत बैठी हुई दिखाई देती थी और इसी पर प्रभाकर सिंह की निगाह पड़ी थी। गौर से देखने पर प्रभाकर सिंह को इंदुमती का गुमान हुआ और वे दौड़कर उस पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। प्रभाकर सिंह ने सर उठाकर पुनः उस औरत को देखा, इस आशा से कि यह इंदुमती है या नहीं इस बात का निश्चय कर ले। मगर प्रभाकर सिंह का ख्याल गलत निकला, क्योंकि वह वास्तव में इंदुमती न थी। हाँ, इंदुमती से उसकी सूरत रुपये में 12 आना जरूर मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि यदि वह औरत केवल अपने दोनों होंठ और अपनी ठुड्डी हाथ से ढांक कर प्रभाकर सिंह की तरफ देखती, तो दोपहर की चमचमाती हुई रोशनी में और 10 हाथ की दूरी से भी वे इसे न पहचान सकते और यही कहते कि यह जरूर मेरी इंदुमती है। इस समय वह औरत भी प्रभाकर सिंह की तरफ देख रही थी। जब वे उस पेड़ के नीचे आए, तब उसने हाथ के इशारे से उन्हें भाग जाने को कहा, जिसके जवाब में प्रभाकर सिंह ने कहा, तुम इस बात का गुमान भी न करो कि तुम्हारा हाल जाने बिना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। औरत अपने माथे पर हाथ रखकर, बात तो यह है कि आप यहाँ से जा नहीं सकते और न आपको निकल जाने का रास्ता ही मिल सकता है। प्रभाकर, तुम्हारे इस कहने से तो निश्चय होता है कि तुम्हारी जुबानी मुझे यहाँ का सच्चा सच्चा हाल मालूम हो जाएगा और मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूँगा। औरत, नहीं, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ का पूरा पूरा हाल मालूम नहीं है और दूसरा, अगर कुछ मालूम भी है तो उसके कहने का मौका मिलना कठिन है, क्योंकि अगर कुछ कहने की कोशिश करूँगी तो मेरी तरह आप भी कैद कर लिए जाएंगे। प्रभाकर, तो तुम कैदी हो? औरत, जी हाँ। प्रभाकर, तुम्हें यहाँ कौन ले आया? औरत, मेरी बदकिस्मती। तुम्हारा नाम क्या है? तारा। प्रभाकर सिंह ताज्जुब से, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? औरत रोकर, वही जो आपकी इंदुमती के बाप का नाम है। अफसोस आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। इतना करके वह औरत और भी खुलकर रोने लगी, जिससे प्रभाकर सिंह का दिल बेचैन हो गया और उन्होंने पहचान लिया कि यह बेशक उनकी साली है। वह चाहते थे कि पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे उतारे और अच्छी तरह बात करें, मगर इसी बीच में कई आदमियों ने आकर उन्हें घेर लिया। बंगले के दरवाजे पर पहरा देने वाले दोनों नौजवान लड़कों ने प्रभाकर सिंह को जब उस औरत से बातचीत करते देखा, तब तेजी के साथ वहां से चले गए और थोड़ी ही देर में कई आदमियों ने आकर उन्हें घेर लिया।